नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम के लिए यह नया अनुभव है। नया अनुभव इसलिए दो पैरेलल समानांतर सरकारें चल रही हैं। एक सरकार एलजी चला रहे हैं और दूसरी उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं। और बड़ी गनीमत की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उमर अब्दुल्ला बनाम आगा साइद राहुल्ला मेहंदी सीधा सीधा टकराव चल रहा है। आपको बताते चले कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वाकई में अगर आगा साइद राहुल्ला मेहंदी को लगता है कि आरक्षण को लेकर के दिक्कत है तो उन्होंने मेरे घर के आवास के बाहर आकर के प्रोटेस्ट किया था। अगर उनको वाजिब लगता है तो आप संसद के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट करें और डिमांड करें कि स्टेटहुड दी जाए। और इत्तेफाक देखिए, उसके तुरंत बाद आगा साइद राहुल्ला मेहंदी ने भी जवाब दिया और एक्स के माध्यम से चुनौती को स्वीकार किया। कहा 100 से अधिक सांसदों का समर्थन जुटाने की कोशिश करूंगा। अनुच्छेद 370 की लड़ाई को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा शुरुआती दौर में ही जैसे ही सरकार का गठन हुआ था 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, 29 सीटें बीजेपी को मिली थी। और उसी दौरान आगा साइद राहुल्ला मेहंदी ने पहले ही एक मेमोरेंडम सौंपा था चीफ मिनिस्टर को, जिसमें बहुत सारे मुद्दे जो प्राथमिकता थे उनको उठाया था। उनका यह भी कहना था कि आरक्षण को लेकर के उनको आपत्ति है, रिविजिट करने की जरूरत है आरक्षण के तरीके को। साथ साथ उन्होंने स्पेशल स्टेटस की भी बात की थी और ये भी कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा लाजमी है, वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वादे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए थे कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, उस पर खामोशी है, या फिर सिलेंडर दिए जाएंगे, उस पर भी खामोशी है। और भी बहुत सारे वादे जो किए थे उन पर फिलहाल खामोशी है। जिनमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तायद होती हैं, उन सब मुद्दों पर खामोशी है। पहले मैं ये बताता हूँ कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आगा साइद राहुल्ला मेहंदी अगर आरक्षण को लेकर के मेरे आवास के बाहर, सरकारी आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो उनको सांसद के बाहर यानी पार्लियामेंट के बाहर भी जाकर के प्रोटेस्ट करना होगा और केंद्र सरकार से डिमांड करनी होगी कि जो वादा उन्होंने किया था कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन और उसके बाद यानी कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। अभी तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया है। यानी 18 विधानसभा क्षेत्रों के मालिक आगा साइद राहुल्ला 42 जो सीटें हैं जीतने वाले उमर अब्दुल्ला के साथ सीधे टकराव की परिस्थिति में। आइए देखते हैं पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। एमपी के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, एमपीज को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे एमपी साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी, हमारी जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या ये मैच फिक्स्ड है या फिर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा साइद राहुल्ला को आगे खड़ा किया है और मैच फिक्स करके उससे स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। लेकिन सियासी गलियारों में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ठीक नहीं है, यानी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये पहला अनुभव है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। पहली बार यूटी में इलेक्शन हुए, जून 2018 को सरकार गिरती है, 2024 में चुनाव होते हैं, 2024 में चुनाव होते हैं तो 42 सीटें जीते करके नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हुकूमत बनाती है और 29 सीटें लेकर के सक्षम विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अब हम चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ जगदीप सिंह कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, शौकत अली चौधरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। जगदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। रजनीश सेठी बीजेपी से जुड़ेंगी और सोहेल काजमी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप जी, आपके मुस्कुराने का कारण क्या है, पहले ये बता दीजिए। जी जगदीप जी। आपको शुभकामनाएं, आपके समस्त दर्शकों को और तमाम प्रतिभागियों को भी। आज नए साल में हम पहली मर्तबा मिल रहे हैं। इससे पहले कि हम जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं आपसे केवल 2 मिनट चाहूंगा। देखिए बिहार में क्या हो रहा है।
आज स्थिति ये बन गई है कि बड़ी जल्दी मुझे लगता है इन परिस्थितियों में गवर्नर रूल लागू होगा, फिर 6 महीने का समय दिया जाएगा, फिर तमाम अधिकारी अपनी मर्जी के लाए जाएंगे, फिर चुनाव होगा और फिर ना तेजस्वी दिखेंगे ना नीतीश दिखेंगे और फिर एक बयान आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने सफलता का एक और सोपान तय। अब मैं आपसे जो बात करूंगा वो आधिकारिक तौर पर तो मैं नहीं कर रहा, बतौर पूर्व संपादक मैं कहना चाहूंगा कुछ वैसे ही हालात मुझे जो है वो जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं। किसकी डेट ऑफ बर्थ में फर्क था, किसके क्रीडेंशियल सही नहीं थे और किस पर बेजा दबाव जो अक्सर भाजपा बनाती है वो बनाया जा रहा है और कैसे उस विरोधाभास को भीतर घात में बदलने की पुरजोर कोशिश क्योंकि भाजपा ने की है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे देश के अन्य प्रदेश हो, कहां कहां किस किस का नाम लो, लेकिन आज जो परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जिस तरीके का ये विरोधाभास है विनोद जी, ये एक तरह की पंचाप है जो आपको आने वाले वक्त में सुनाई देगी। नेपथ्य में जाएगा वो जनादेश जो लोगों ने हमें दिया और मुझे लगता है कि एक बार फिर से वही हॉर्स ट्रेडिंग, वही ऑपरेशन लोटस आपको, क्योंकि भाजपा पचा नहीं पा रही। 29 विधायक जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। वो जो 5 पिछले दरवाजे से विधायकों को मनोनीत करने का सिलसिला था वो भी खटाई में है। तो मुझे लगता है विनोद जी, चलिए मान लेते हैं जगदीप जी आप ये कह रहे हैं, मान हैं। लेते हैं, दुरुस्त फरमाया आपने, आप पॉलिटिकल एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बन चुके हैं, आपने भविष्यवाणी बिहार की भी की। अब ये ऑपरेशन लोटस जम्मू कश्मीर में किस महीने होने जा रहे थे बता दीजिए, आप थोड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। परिस्थितियां आपके सामने है, आप देखिए मैंने क्या बोला, किसके क्रीडेंशियल्स में फर्क है, किसके ऊपर भेजा दबाव है, किसे मजबूर किया जा रहा है, ये आपको आने वाले वक्त में विनोद जी दिखेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कांग्रेस इसमें क्या भूमिका निभाएगी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा निष्पक्ष होकर जनादेश का सम्मान किया है, लोगों के बीच हम काम कर रहे हैं, हम स्टेटहुड के मुद्दे पर उसी तरीके से पूरी बेबाकी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम कभी भी, हमारे आप 55 बरस के उस इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को देख लीजिए, खंगाल लीजिए, हमने हमेशा कोशिश की है कि जनादेश को सम्मान मिले, लेकिन परिस्थितियां जो है वो विकट है। लेकिन वो अलग बात है, कभी कभी आप ईवीएम का हवाला दे देते हैं। लेकिन मैं शौकत चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। शौकत जी, आपका स्वागत है, वेलकम। नए साल में पहले आपसे पहली मरतबा मुखातिब हो रहे हैं। आपके लिए नया साल बहुत बहुत शुभ रहे, कामयाबी करे, पॉलिटिक्स में ही कामयाबी करे। ये इस सारे एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? आगा साइद रोउल्ला बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि सीधा सीधा टकराव अपने चीफ मिनिस्टर से लेते हैं। क्या इसमें सदाकत है या इसमें भी कोई खेला हो रहा है? विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरी तरफ से आप सबको सर नए साल की जो है मुबारकबाद। देखिए सर, ऐसा है कि आपने देखा होगा पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त में भी जो रूहुल्लाह मेहदी साहब हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स आती थी पब्लिक में, चाहे वो पार्टी के लिए आती थी या इन जनरल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती थी, तो रूहुल्लाह साहब जो हैं बड़े अलग तरीके से जो है वो चीजों को देखते थे, चाहे वो पार्टी के अंदर थी चाहे बाहर। अब आप देख रहे हैं कि रूहुल्लाह साहब जो है वो ऐसे इश्यूज पर बात कर रहे हैं जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं जी। और मुझे लगता है कि रूहुल्लाह साहब जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की कारकर्दगी जो है, जो पार्टी की एक्टिविटीज हैं, मुझे लगता है उनसे सहमत नहीं है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर। अब देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इलेक्शन के दौरान जो लोगों से वादे किए, अब इसमें क्या गलती है कि रूहुल्लाह साहब कह रहे हैं उन वादों को पूरा करिए। तो मुझे लगता है कि रूहुल्लाह साहब जो है वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात की तस्दीक जो है वो पार्टी के अंदर नहीं हो रही है और उसकी झलकी आपने देख ली होगी। चीफ मिनिस्टर साहब कल जो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि उन्होंने एक टांटिंग वे में, तंजिया तौर पर उन्होंने कहा कि रूहुल्लाह साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो वहां पर प्रोटेस्ट करें। तो सर, क्या आपको लगता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों
पे जो है वो काम नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि रूहुल्लाह साहब का तरीका जो है काम करने का वो बड़ा डिफरेंट है। उनको आप देख लीजिए, उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बात की सर, उन्होंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि पार्टी को समझना चाहिए कि रूहुल्लाह साहब जो है पब्लिक के साथ जुड़े हुए इश्यूज पर बात कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रूहुल्लाह साहब को आगे बढ़ना चाहिए और रूहुल्लाह साहब के साथ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि लोगों के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं, लोग जो हैं वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, मुझे लगता है रूहुल्लाह साहब का साथ देना चाहिए और पब्लिक के इश्यूज पर जो है वो उनको जितनी उनकी एप्रिसिएशन हो सकती है उनको करना चाहिए। रजनी सेठी पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनी जी, आपका स्वागत है। इस 2025 में पहली बार हमारी सीधी मुलाकात हो रही है। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। वेल रजनी जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या मौजूदा हुकूमत का ये आरोप है कि बीजेपी या केंद्र सरकार उनको कुछ करने नहीं दे रही है। विनोद जी, देखिए, एनसी लगातार भाजपा पर कटाक्ष कर रही है। कहीं ना कहीं एनसी अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। आप सब जानते हैं कि 2.5 महीने हो गए इनकी सरकार को बने हुए और आज भी वो बीजेपी के ऊपर कसूर गिन रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिखा रही है, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जी मुझे लगता है सरेंडर कर बैठे हैं कि यूटी में वो काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उनको ओपनली पब्लिक को बोल देना चाहिए कि उनके पास अब कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने जम्मू कश्मीर की जनता को सेटिस्फाई कर पाए, उनके कामों को पूरा कर पाए। ये जम्मू की जनता भी बोल रही है, कश्मीर की जनता भी एक्सेप्ट कर रही है। आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मैं सीधा हरियाणा लिए जाता हूँ। नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर, क्या कहना उनका वो हम आपको बताते हैं, फिर सीधे वापस लौटते हैं डिबेट पर। ऋषि जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी और हमारे जो एमपी हैं श्रीनगर से आगा साहब जी, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो साइड हैं। बोथ आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और ये दोनों की जो मानसिकता है वो अलगाववाद से ग्रस्त है। और दोनों को जो आपस में जो आजकल के वार्तालाप में एक दूसरे के प्रति अपना जो बात कह रहे हैं, आपको लगेगा कि इन सबको अपना जो इलेक्शन के दौरान इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था, आप ये दोनों उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अलग अलग अलगाववादी मानसिकता से ये ग्रस्त पूर्णतः हैं और समाज के अंदर आज भी अलगाववाद की भावना को ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने पहाड़ियों की रिजर्वेशन के लिए बात किया। भैया, पहाड़ी लोग जो मुश्किल की परिस्थितियों में रहते हैं, उनके लिए अगर कोई बेहतरी के लिए, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके क्षेत्र की विकास के लिए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने सोचा है तो वो बेहतरी सब कुछ देकर सोचा गया है। इनको अपने मैनिफेस्टो जो इन्होंने अपने चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत लेने के लिए जो झूठे वायदे किए हुए हैं उसको पूर्ण करने के लिए आज जनता आज वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो इनके एमपी जी हो, चाहे जहाँ के मुख्यमंत्री हो, इनको पहले अपने जो मैनिफेस्टो इलेक्शन में लोगों से जो वादा किया है कि रोजगार के लिए किया है, चाहे लोगों के लिए तो पेंशन के लिए किया है, ये सब चीजें जो बातें हैं उसको जनता का वहां से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। और आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक परिवारवाद की पार्टी है और इससे स्वाभाविक है कि जो परिवारवाद की पार्टी होती है उसमें इच्छाएं चलती हैं, वहां सिद्धांत नहीं चलते हैं। अब उनके जो इच्छाएं हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया के नाते जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उनकी ही पार्टी के द्वारा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेंगे, क्योंकि वो इच्छाओं के तौर पर चलने वाली पार्टी है, सिद्धांतों को वो मानती नहीं है। और सिद्धांत यही है कि लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में बढ़े और जम्मू कश्मीर भारत माता का मुक्तमनी है, इसको अगर बढ़ाने के लिए वो काम करें और इसके लिए तो केंद्र की सरकार हम वचनबद्ध हैं और हम निरंतर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा ना, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं उसमें भी आपने देख लिया कि क्या वो बातें इस समय कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा बर्निंग इशू आता है तो वो केंद्र सरकार के ऊपर डाल देते हैं या फिर वो एलजी प्रशासन के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एमपी साहब भी उनके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या मानसिकता दर्शाती है? ऋषि जी, आप ये जानते हैं कि जब आप लोग लुभानी राजनीति करेंगे, सिद्धांतहीनता की राजनीति करेंगे, आप सिर्फ सत्ता के लोभ के लिए राजनीति करेंगे, तो आप लोगों को लुभाने के लिए इस तरीके के मुद्दे चुनाव में ले आए जो कि ऐसी वादे कर दिए जो वादे पूरे करना
असंभव सा लगता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि अंत सत्य तो यही है कि जो समाज का पैसा है, समाज ही सरकार जो होती है वो उसकी संरक्षक बनती है। अगर आप समाज से पैसा लेने का काम नहीं करेंगे, समाज को एक दिशा देने का काम नहीं करेंगे, आप अलगाववाद की मानसिकता के ऊपर अपने वोट, लेकिन वो गेंद तो केंद्र सरकार के पाले में डाल देते हैं। केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर के लिए, ये ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक विशेष प्रेम रखते हैं, मगर उनके लिए तो सभी की सभी रियासतें एक जैसी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की, चाहे कोई अन्य राज्य हो। जिस तरीके के प्रणाली बनी है उसी ढंग से ही पैसा आएगा। विनोद जी, बिल्कुल इनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला है और उसके साथ जो एमपी आगा रहुल्ला है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालने की कोशिश जो वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, उसको भी लेकर ये काउंटर कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह कि ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अलगाववाद की राजनीति जो वो ऐसा लग रहा है कि वो करते नजर आ रहे हैं, और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने चीजें रखी थी उसके ऊपर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो ये इनका कहना है। अमर सिंह जो कि बीजेपी के जिला प्रधान है सांबा जिला के। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम सीधे लिए चलते हैं, शौकत अली चौधरी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। शौकत जी, आप पर आरोप लगता रहा है, इनसे आरोप लगाती रही है कि आप सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, फिर आपको सूट करता है कि जो आगा साहिद रहुल्ला मेहंदी कर रहे हैं उसका सपोर्ट किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए विनोद सर, बात यह है कि काम करने की और लोगों की खिदमत करने का एक जज्बा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो किसी लीडर में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है पार्टी की लीडरशिप के ऊपर। अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि रूहुल्लाह साहब उसी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं और रूहुल्लाह साहब काम करना चाहते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएंगे तो आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों के वादों के ऊपर कितना खरा उतरी है। थोड़ा सा आप अगर 10, 20 साल, 30 साल पहले का मायना अगर करेंगे तो आपको कुछ चीजें जो है वहां से मिल सकती हैं। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इलेक्शंस के दौरान जो प्रॉमिसेस किए, जो लोगों को मैनिफेस्टो दिया, अब ये लोगों को लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन सर प्रैक्टिकली उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से कुछ सपोर्ट मिल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं हो पा रहा है तो सर मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि सरकार जो है वो डिलीवर करे, लेकिन सरकार वही डिलीवर करेगी जो सरकार के कंट्रोल में चीजें होंगी। रूहुल्लाह साहब जो हैं वो पब्लिक इश्यूज पर बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के नहीं कर पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को भी हाथ में रखना चाहती है और यूनियन गवर्नमेंट को भी हाथ में रखना चाहती है। तो अब ये जो सारी साइड हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें उमर साहब उलझ गए हैं, और उमर साहब के इस उलझाव का जो कारण है, जो उसका रीजन है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के जो लीडरशिप है वही हो सकती है जिसने ये देखे सुने बिना जो है ऐसी कुछ चीजों को पब्लिक को लुभाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए ये सारी चीजें जो है रखी, लेकिन अब वो उनको प्रैक्टिकल शेप नहीं दे पा रहे। मुझे लगता है उमर साहब थोड़े उलझ कर रह गए हैं, और सबसे बड़ी उलझन ये है कि वो अपनी ही लीडरशिप से उलझ गए हैं, और उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बयान से ये पता चलता है कि उमर साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में है। रजनी जी, आपसे जानना चाहता हूं, इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन बनी हुई है, 2 महीने से जो वादे किए थे, कोई रोड मैप उस पर दिखता नजर नहीं आ रहा है कि आप कैसे देंगे, आप सिलेंडर कैसे देंगे, 200 यूनिट बिजली कैसे देंगे, ऐसा रोड मैप सरकार ने नहीं जारी किया है। और दूसरी बड़ी बात, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो रजनी जी, कि हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी माली हालत पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। तो केंद्र सरकार जब तक पैसा नहीं देगी, राज्य सरकार अपनी वो जो रेवड़ियां मैनिफेस्टो में दी हुई है वो नहीं बांट पाएगी, तो उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन और भी खराब होगी। क्या केंद्र सरकार या भाजपा ऐसा कर रही है साजिशन? विनोद जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बात रखने के लिए। जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा भाजपा कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने के चक्कर में लगी हुई है।
कांग्रेस का मुझे समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस को कहीं वजूद नहीं है, एनसी उनको पकड़ नहीं रही है। कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये अपने को खुद ही सरकार मानकर चल रहे हैं, जबकि एनसी ने कह दिया है कि भाई ठीक है, इन्होंने कोalition की थी उस समय, बट उनको अभी तक एक भी मंत्री पद एनसी ने नहीं दिया है। ये सच्चाई है। ये अपनी तारीफ खुद ही करना चाहते हैं, कांग्रेस क्रेडिट लेना चाहती है, मगर जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको नकार दिया है, ये भी इनको पता है। अब आती है बात एनसी और उमर अब्दुल्ला जी की और रहुल्ला जी की। विनोद जी, जो मुझे अपनी एक माइंडसेट कहता है कि उमर अब्दुल्ला जी जब पार्लियामेंट के चुनाव हार गए थे रहुल्ला जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन रहुल्ला जी कश्मीर से लड़े थे, श्रीनगर से, और उमर अब्दुल्ला जी को अपनी सीट बदलनी पड़ी थी। जो मुझे पर्सनल थिंकिंग है कि शायद जो सीट एक्सचेंज हुई थी वो रंजिश उमर अब्दुल्ला जी अपने मन में रख कर बैठे हैं कि रहुल्ला जी को कैसे लेट डाउन करना है। दूसरी बात मेरे मन में आ रही है कि शायद वो माइनॉरिटी शिया कम्युनिटी से आते हैं, तो शायद कम्युनिटी कहीं ना कहीं फैक्टर यहाँ मेन बन रहा है, क्योंकि इस्लामिक धर्म में शिया और सुन्नी दो कम्युनिटीज हैं, जिसके कारण मुझे लगता है माइनॉरिटी में शिया कम्युनिटी है, तो ये शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि एमपी एक शिया कम्युनिटी का कैसे उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया है, और कश्मीर की स्ट्रेटजी सारी आपके सामने दिख रही है। चलिए, सोहेल काजमी भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सोहेल जी, आपका स्वागत है। आपके भी बोलूंगा कि नए साल में पहली मरतबा आपसे मुलाकात हो रही है शो में। सोहेल काजमी जी, एक शब्द इस्तेमाल, सोहेल काजमी, एक मिनट, आपने एक सवाल खड़ा किया था बीजेपी के ऊपर कि पैसा क्या रोक रही है। देखिए, बीजेपी पैसा बिल्कुल नहीं रोक रही, बिजनेस रूल इनकी तरफ से डिले हो रहे हैं, एनसी सरकार का कोई रोड मैप नहीं है, मैनिफेस्टो इन्होंने केंद्र सरकार से बैठकर नहीं बनाया था, इन्होंने जो रेवड़ियां बांटी है हमसे पूछकर नहीं बांटी गई जी। तो इन्होंने बांटने का वादा जो किया था उन्होंने अपने लेवल पर किया था, केंद्र सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि आप रेवड़ियां बांटिए और आपको वोट मिले तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। इनको ये सोचना चाहिए था मैनिफेस्टो के टाइम। चलिए, काजमी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक वर्ड इस्तेमाल होता है नूरा कुश्ती, क्या ये नूरा कुश्ती है जो आगा शायद रहुल्ला मेहंदी और उमर अब्दुल्ला में हो रही है, या इसमें वाकई में सदाकत है? देखिए, दोनों चीजें बिल्कुल विनोद जी ठीक है, नूरा कुश्ती वर्ड भी ठीक है, और इसमें क्या सदाकत है क्या सदाकत नहीं है वो आपको आने वाले दिन में पता चलेगा। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को आप खंगालिए थोड़ा सा। शेख साहब के टाइम बख्शी साहब जो उनकी कैबिनेट में थे, उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया था और फाइनली बख्शी गुलाम मोहम्मद चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के। फिर दोबारा गुल शाह साहब जो उनके दामाद थे, उन्होंने एज मिनिस्टर एजिटेट करते थे विद इन कैबिनेट, करते 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 गुल शाह साहब 1985 में चीफ मिनिस्टर बने 13-14 महीनों के लिए। उसी तरह सादिक साहब को तंग करते थे कासिम साहब जब वो उनकी काबीना में थे, और फाइनली कासिम साहब भी चीफ मिनिस्टर बने किसी दौर में आके। तो ये चीजें हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे आप देखिए, मुद्दों के आधारों पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। और वो जो आप नूरा कुश्ती और वो चीजें बोल रहे हैं, बिल्कुल दोनों वर्ड्स जो है बड़े सूट करते हैं। वो आने वाले दिनों में उनका रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन ये है कि रहुल्ला, जैसे रजनी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक से आते हैं, माइनॉरिटी नहीं है। मैं खुद शिया हूँ, वो माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं जम्मू कश्मीर में, शिया कम्युनिटी जो है। तो उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना और उसमें क्या उनके अपने मौकफ है, वो सब चीजें जो है वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता सोहेल जी, आप उनका बिल्कुल वाजिब हक है। चलिए सोहेल जी, आप देरी से जुड़े, समय की समय इजाजत नहीं दे रहा है। हम अपने दर्शकों को सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, वहां प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं। आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।